अगर मैं आपको बताऊं कि टोनी स्टार्क का जारविस और मिशन इम्पॉसिबल की कॉन्टैक्ट लेंसेज आपके लिए एक्सेसिबल हो सकते हैं कुछ साल बाद, तो आप मेरा यकीन करोगे? आपको तो पता नहीं, बट पीटर और स्टीव जिन्होंने फ्यूचर इज फास्टर देन यू थिंक लिखी है, उनको ये लगता है कि हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ये सब एक्सेसिबल होगा एक अफोर्डेबल रेट पे। और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये इन्वेस्टिंग का चैनल है, तो मैं टेक्नोलॉजी पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ? बात ये है कि टेक्नोलॉजी इंटायरली डिस्टर्ब कर रही है बिजनेस मॉडल्स को। जो 20 साल पहले इन्वेस्टिंग लगती थी वो अब इतनी काम नहीं आती। और मैं टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बट मैं वो वाला टाइप का इंजीनियर हूँ जो इंजीनियर है बट इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है। और आपको बुक का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा, बट बात ये है कि आपको 20-30 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का सीधा एक 500-600 रुपए की बुक में मिल सकता है, और वो भी सिंपल इंग्लिश में, जो आपको बहुत इजीली समझ आएगी। मुझे समझ आ गई तो आपको भी समझ आ जाएगी। तो पीटर और स्टीव ने इस बुक में बताया कि बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आईओटी, रोबोटिक्स, इन सब के बारे में तो डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ 10 टेक्नोलॉजीज के बारे में बोला उन्होंने। बट बात ये है कि ये सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी है, बट एक और पावरफुल चीज़ हो रही है इन टेक्नोलॉजीज के अलावा। वो ये है कि इन सारी टेक्नोलॉजीज का कन्वर्जेंस हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जैसे जारविस की अगर हम बात करें, तो वो जारविस एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग से बन रहा है। एआई की पावर यूज़ कर रहा है एनालाइज करने के लिए अलग अलग चीज़ें। क्लाउड में जाके वो चीज़ स्टोर हो रही है, और क्वांटम कंप्यूटिंग इस पूरी पावर को, इस पूरे प्रोसेस को एक पावर दे रहा है, बहुत तगड़ी पावर दे रहा है, जिससे बहुत एफिशिएंट सिस्टम बन जाता है। तो इन तीन पावर की वजह से जारविस जैसे सिस्टम पॉसिबल है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारी टेक्नोलॉजी सिर्फ इनोवेट नहीं हो रही, बल्कि ये टेक्नोलॉजीज एक डेमोक्रेटाइज्ड वे में मिल रही है। डेमोक्रेटाइज्ड वे में मेरा मतलब है कि ये सबके लिए एक्सेसिबल हो जाती है। जैसे अगर हम इंटरनेट की बात करें, स्मार्टफोन्स की बात करें, 20 साल या 30 साल पहले स्मार्टफोन्स कुछ गिने चुने लोगों के पास होता था, बट अब अगर बात करें तो स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सबके पास एक्सेसिबल है। इंटरनेट भी काफ़ी लोगों के पास पहुंच चुका है, और वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, राइट? तो टेक्नोलॉजी भी, बाकी ये जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही है, वो भी एक एक्सेसिबल रेट पे, एक अफोर्डेबल रेट पे आएंगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत फास्टली अफोर्डेबल हो पाएंगी, जिसकी वजह से ये जो बिजनेसेस होंगे वो बहुत तेजी से एक्सपैंड कर पाएंगे, स्केल अप कर पाएंगे। और अगर मैं आपको 3D प्रिंटिंग का एग्जांपल दूं, तो लास्ट ईयर इंडिया में कंपटीशन हुआ था, स्टार्टअप कंपटीशन था। तो अलग अलग स्टार्टअप्स आके उन्होंने पिच करा था अपने इनोवेटिव आइडियाज और इनोवेशन, और अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे उनको अवार्ड्स मिले थे। तो एक स्टार्टअप था जिसको अवार्ड मिला, उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्पेसशिप बनाई 3D प्रिंटिंग यूज करके। तो और वो स्पेसशिप वर्ल्ड की लोवेस्ट कॉस्ट स्पेसशिप थी। तो ये 3D प्रिंटिंग की पावर है। तो पहले स्पेसशिप बनाने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते थे, बट अब कुछ पैसों में, कुछ करोड़ रुपए में ये स्पेसशिप बन गई। बट अगर हम और आगे जाएं, अगर 10 साल के बाद की बात करें, तो ये स्पेसशिप और भी ज़्यादा अफोर्डेबल बन सकती है। क्यों? टेक्नोलॉजी की वजह से। हो सकता है एआई और 3D प्रिंटिंग मशीन दोनों का कन्वर्जेंस हो जाए और ये ऑटोमेटिकली बनती रहे स्पेसशिप्स। ये एक टेक्नोलॉजी की पावर है जिसके बारे में इन्होंने बुक में डिस्कस करा है, और ये इन्वेस्टिंग और बिजनेस मॉडल्स की अप्रोच को पूरा चेंज कर रहा है। तो यहाँ से हमें टेक्नोलॉजी का एक एडवांटेज तो पता चल गया। वो क्या था? लो कॉस्ट के साथ साथ वो स्केलेबल है। क्योंकि पहले क्या होता था, 20 साल पहले ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते थे। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए पहले ऑलरेडी एक इनिशियल अमाउंट लगता था, हेवी इनिशियल अमाउंट, लाखों करोड़ रुपए लग जाते थे। पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढे अलग अलग जगह, डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढे, फिर उसके बाद धीरे 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 करके ग्रो करते गए। पहले इंडिया में ग्रो करा, फिर उसके बाद वर्ल्ड का सोचा कि ग्रो करना भी है या नहीं, है ना? ऐसे ही ये पूरा प्रोसेस होता था। बट अब क्या है, अब सीधा आप एक वेबसाइट बनाओ और आप ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड के लिए एक्सेसिबल हो गए। बट मैं अगर आपको बताऊं कि लो कॉस्ट और स्केलेबिलिटी के अलावा इंडियंस के लिए स्पेशली टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो ये है कि डेवलप्ड नेशंस में ऑलरेडी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी हैं, उनके एप्लीकेशंस आ चुके हैं। तो वो डायरेक्टली बाद में कुछ साल बाद इंडिया में आ जाते हैं, है ना? तो हम पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजीज आएंगी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे क्राउड सोर्सिंग फंड प्लेटफॉर्म होता है, तो अगर आपको एक स्टार्टअप में अभी इन्वेस्ट करना है, आपको किसी अपने मनपसंद स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, तो आपको उसके आईपीओ तक वेट करना पड़ता है। आईपीओ से पहले या तो आपको वेंचर कैपिटलिस्ट होना पड़ेगा, या आपको पीई फर्म होनी पड़ेगी, या फिर आपको एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होना पड़ेगा, तभी आप एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर पाओगे। बट यूएस में
क्राउडसोर्स फंडिंग प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स जाके स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टअप्स जाके क्राउडसोर्स फंडिंग प्लेटफॉर्म पे आते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको बदले में कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं और जैसे जैसे कंपनीज ग्रो करती हैं हमको इंसेंटिव्स मिलते रहते हैं। वैसे ही अब सोचो अगर ये स्टार्टअप इंडिया में आ जाए तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर ऐसा ही क्राउडसोर्स फंडिंग प्लेटफॉर्म निकालना। आप जाके उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें आप करना चाहते हो, आपको ये अपॉर्चुनिटी और एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। तो ये एक और फ़ायदा हो जाता है कि इंडिया में होकर आप बाहर जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो सीधा इंडिया में रेप्लिकेट हो जाती हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है, हमने देखा भी है, तो उसका हम बहुत बड़ा एक फ़ायदा उठा सकते हैं। बट इस सब के बाद मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिंग आसान नहीं है। जैसे अभी हमने बात करी थी लो कॉस्ट की और स्केलेबिलिटी की, तो उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या है? अब सब सोचो किसी स्टार्टअप ने शुरू करा एक प्रोडक्ट बनाना या कुछ भी सर्विसेज बेचना शुरू करा, तो इनिशियल कॉस्ट हो सकता है थोड़ा बहुत हो, उसकी वजह से स्टार्टिंग में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही, बट लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन है उस कंपनी के पास, उस स्टार्टअप के पास। उस इंडस्ट्री में वो घुस गए, वो धीरे धीरे एक्सपैंड करने लगे। बट अब प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी दूसरे लोग देखेंगे कि यार इस इंडस्ट्री में तो बहुत प्रॉफिट है, लो कॉस्ट है, प्रॉफिट अच्छा खासा है और स्केलेबल भी है, तो हम एंटर कर जाते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे। अब पहले क्या होता था? पहले एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना पड़ता था या इनिशियल कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा होती थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एंटर नहीं कर पाते थे। बट अब क्या है? टेक्नोलॉजी की वजह से लो कॉस्ट है, लो कॉस्ट की वजह से इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से नॉर्मल लोग, बहुत सारे लोग एक बिजनेस खड़ा कर पाते हैं, एक बिजनेस शुरू कर पाते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है। अब कंपटीशन बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? प्राइसेस के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है, प्राइसेस के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी आखिर में जो अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन था वो घट के बहुत कम हो जाता है या फिर लॉस में भी चले जाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा डिस्काउंट्स देने लग जाते हैं कंपनीज, काफ़ी सारी कंपनीज तो उसकी वजह से लॉस में चले जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है? एक मोट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप मुझे बताओगे कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अच्छा खासा मोट बना चुकी हैं, जैसे फेसबुक है, जैसे naukri.com है, ये एक बहुत तगड़ा मोट बना चुकी है। बट प्रॉब्लम क्या है कि उस टाइम एक्चुअली बहुत सारा कंपटीशन था। नौकरी ने ये सारा की सारा कंपटीशन, naukri.com ने ये सारा की सारा कंपटीशन इरेडिकेट करा है। ये आइडेंटिफाई करना इन्वेस्टर के लिए मुश्किल हो जाता है कि हम कौन सी कंपनी चूज करें। स्टार्टिंग में इतने सारे 10 कंपनीज है, 10 कंपनीज में से कौन सी कंपनी जीतेगी आखिर में, कौन सी कंपनी विनर बनेगी आखिर में, या कौन सी एक या दो कंपनीज विनर बनेगी आखिर में, वो डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। अब सच्ची बताऊं तो इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछना। अब इन क्वेश्चंस की वजह से एक थॉट प्रोसेस में चेंज आता है कि इन्वेस्टिंग एक्चुअली चेंज हो रही है। जो पहले के तरीके होते थे कि एसेट्स हम देखते थे कि इस कंपनी के पास ज़्यादा एसेट्स है, इस कंपनी के पास बेटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो हमारी सारी चीज़ें फैक्टर्स चले गए हैं, है ना। धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी कंपनीज के अंदर ये फैक्टर्स जा रहे हैं और ये छोटी छोटी क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तब दिमाग ज़्यादा खुलता है, क्योंकि आंसर से पहले क्वेश्चन पूछना ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे यकीन है कि आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी या फिर कोई दूसरा फैक्टर इन्वेस्टिंग को इफेक्ट कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें, जिससे मुझे पता चले कि क्या क्या फैक्टर्स और पॉसिबल हैं जो इन्वेस्टिंग को इफेक्ट कर सकते हैं और बाकी लोगों को भी पता चलेगा। तो एक हेल्दी कन्वर्सेशन कमेंट सेक्शन में शुरू करते हैं, जिससे हमें पता चले अलग अपने एक दूसरे के पर्सपेक्टिव, क्योंकि यूट्यूब चैनल का पर्पस ये है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव हम शेयर कर पाएँ अपने एक दूसरे के। तो फिर कमेंट करके बताओ आपका पर्सपेक्टिव क्या है, कि बात शुरू करते हैं फिर वहाँ पर, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या, टेक केयर, गुड बाय।